देखो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, लास्ट टाइम पढ़ा था कुछ कंपाउंड कार्बन के, यानी कुछ कार्बन से कंपाउंड थे उनके बारे में पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है उन कार्बन कंपाउंड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, और उन कार्बन कंपाउंड में जो दो कार्बन कंपाउंड ऐसे हैं जिन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है इथेनॉल और एक है इथेनोइक एसिड, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी कि आज हमारे पास इस लेक्चर में 3 मेन टॉपिक होने वाले हैं, तीनों से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, हर साल क्वेश्चन बनता है, कोई साल ऐसा नहीं जाता जिस साल इस चैप्टर से इन टॉपिक का क्वेश्चन ना मिले। सबसे पहला हमारा आज कंप्लीट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, दूसरा हमारा कंप्लीट होगा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो ये हमें आज कंप्लीट करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आज हमारे पास हेडिंग है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हमें कार्बन कंपाउंड्स के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं, जब मैं किसी भी कार्बन का क्या कराऊंगा, कंबशन कराऊंगा, क्या कराऊंगा, किसी भी कार्बन कंपाउंड का कंबशन कराऊंगा, तो जनरल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई कार्बन या कोई भी कार्बन का कंपाउंड कंबस्ट किया जाएगा तो वो हमेशा CO2 गैस प्लस वाटर और प्लस एनर्जी निकाल के आपको देगा। यानी कि चाहे वो कार्बन का कोई सा भी कंपाउंड हो, इथेन हो, इथीन हो, इथेनॉल हो, इथेनोइक हो, इथेनॉल हो, कोई भी हो, XYZ कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो, अगर आप कार्बन के किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न आउट कराओगे यानी कंबस्ट कराओगे तो वो आपको CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी दे देगा। जैसे कि सिंपल आप इसका एग्जांपल याद रखिए, C+O2 यानी कार्बन लिया, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट कराया तो CO2 मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा और साथ ही साथ मिलेगी आपको एनर्जी। जरूरी नहीं है कि कार्बन ही हो खाली, और कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ CH4 यानी कि मीथेन गैस आपने ले ली, O2 की प्रेजेंस कराई यानी कि CO2 मिलेगा, साथ में H2O मिलेगा और साथ ही साथ निकल जाएगी एनर्जी। तो ये सबसे पहली प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई कार्बन या कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट कराया जाएगा तो वो एक तो CO2 गैस देगा, साथ ही साथ पानी निकाल देगा और साथ ही साथ आपको एनर्जी देगा। दूसरी प्रोसेस की अगर हम बात करें तो दूसरी प्रोसेस है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी आपको सिंपल एक फंडा याद रखना है कि जब भी कोई कार्बन का कंपाउंड, मेनली अल्कोहल के साथ ही आपका एग्जाम्पल दिया गया है और वही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, कि जब भी कोई अल्कोहल जैसे कि इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड सो ऑन, कोई भी कार्बन का अल्कोहल, जब भी कोई कार्बन कंपाउंड जिसके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा आपका अल्कोहलिक ग्रुप हो, और अगर आप उसको ऑक्सीडेशन कराते हो, ऑक्सीडेशन किसकी मदद से कराओगे, ऑक्सीडेशन जनरली आपके सिलेबस में 2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद रखने हैं, एक है आपका KMnO4, KMnO4 का नाम है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा है आपका K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे हैं जो बहुत ही बढ़िया आपके सिलेबस के लिए याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, जब भी हमारा कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप के साथ हम ऑक्सीडेशन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7 और कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराएंगे तो वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड ग्रुप में, और एल्डिहाइड ग्रुप के बाद वो कन्वर्ट होगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो मैं सिंपल आपको रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ। मान लिया हमारे पास एक अल्कोहलिक ग्रुप है जिसका नाम है CH3CH2OH, यानी कि सिंपल आपने ले लिया इथेनॉल। इथेनॉल का जब भी आप क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन कराओगे, ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल आपने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया दैट इज KMnO4, या फिर आप सिंपल K2Cr2O7 भी ले सकते हैं या कोई और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले सकते हो। तो जब भी अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन कराओगे तो बनेगा CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यानी कि दोबारा ऑक्सीडेशन यानी KMnO4 के साथ दोबारा ऑक्सीडेशन अगर आप कराओगे तो ये बनेगा CH3COOH, यानी कि फाइनली आप ये भी बोल सकते हो कि जब भी किसी अल्कोहलिक ग्रुप का आप क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी कि सबसे पहले इथेनॉल कन्वर्ट होगा इथेनॉल में,
और इथेनॉल फिर कन्वर्ट होगा इथेनोइक एसिड में। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपके सिलेबस के लिए, तो ये बिल्कुल भी आपको भूलनी नहीं है, पेपर में कई बार आ चुकी है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सिंपल मतलब क्या हुआ, जब भी कोई एल्कोहलिक ग्रुप के अंदर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो सबसे पहले वो एल्डिहाइड बना देगा, फिर फर्दर बाद में वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। इसमें आपको ना इसी कंबशन में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है जो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन कवर कर जाएगा, क्या कि जब आप कंबस्ट कराओगे विद द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब भी आप कंबशन कराओगे ऑक्सीजन की सफाइस मात्रा में, सफाइस का मतलब भरपूर मात्रा में, तो आपको जो वो फ्लेम देगा यानी कि जो आग देगा वो कैसी देगा, आपको ब्लू कलर की फ्लेम देगा। कैसी देगा, आपको ब्लू कलर की फ्लेम देगा। और जब आप उसको ऑक्सीजन जो दोगे वो कम मात्रा में दोगे, यानी कि ऑक्सीजन की क्या होगी आपके पास अगर कमी होगी तो वो क्या करेगा, तो वो आपको येलो और साथ ही साथ येलो और सूटी फ्लेम देगा। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं, अगर आपने किसी भी कार्बन या कार्बन के कंपाउंड को जलाया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, तो वो आपको ब्लू फ्लेम देगा। और अगर आपने किसी भी कार्बन के कंपाउंड को जलाया और कैसी मात्रा में जलाया, आपने उसको कम ऑक्सीजन की मात्रा में जलाया, तो वो आपको येलो फ्लेम देगा। एक बात आपको और ध्यान रखना, जितने भी सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या सिंपल कोई भी, तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं आपके, और अगर आप उनको ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा देते हो तो वो कैसे फ्लेम देगा, वो आपको ब्लू फ्लेम देगा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो हमेशा आपको क्या देगा, येलो फ्लेम देगा। चाहे आप उसे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी भी दो या कम दो या ज़्यादा दो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक एलपीजी सिलेंडर लगा हुआ है, एलपीजी सिलेंडर में जो आपकी गैस भरी हुई है, जब उसको आप जलाते हो तो वो ब्लू कलर की फ्लेम देता है, क्योंकि वो एक सैचुरेटेड गैस है। और सैचुरेटेड गैस को जब आप जलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो वो क्या देगा, आपको ब्लू कलर की फ्लेम देगा। लेकिन जब आपके जो गैस के बर्नर होते हैं, जब उनके छेद बंद हो जाते हैं दूध की वजह से या फिर किसी गंदगी की वजह से, जब वो छेद बंद हो जाते हैं, तो जब वो गैस जलती है तो वो साथ ही साथ क्या करती है, येलो कलर की फ्लेम देगी और बर्तन जितने भी होंगे उनके नीचे को काला कर देगा, उनका जो बेस होगा वो सब काला पड़ जाएगा। तो ये इसी कारण होता है। और कुछ ऐसे कार्बन के कंपाउंड जैसे लकड़ी, वो क्या है, आप उसे कितनी भी ऑक्सीजन की मात्रा में जला लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो आपको येलो और सूटी फ्लेम ही देगा। तो ध्यान रखना, सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, अगर आप उनको ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा दोगे तो वो क्या करेंगे, वो ब्लू कलर की फ्लेम देंगे। और अगर आपने उनको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं दिया तो वो भी आपको येलो फ्लेम देंगे। और जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो तो हमेशा येलो फ्लेम प्लस सूटी फ्लेम देंगे ही देंगे। तो आपको एक कंबशन में ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है और ये आपका एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी कवर कर जाएगा। डन यहां तक। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कार्बन की कौन सी होती है, दैट इज एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आपकी, एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं, या फिर इसको सिंपल हम कह सकते हैं हाइड्रोजिनेशन, ये भी इसी का नाम है। हम सिंपल क्या कह सकते हैं इसको, हाइड्रोजिनेशन। अब सिंपल हाइड्रोजिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन क्या होती है, बेहद ही आसान तरीके से आपको याद रखना है, क्या कि जब कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हम हाइड्रोजन की ऐड करा दें और उसको क्या बना दें, उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दें, तो वो प्रोसेस कहलाती है आपकी एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि इथीन हो सकता है, प्रोपीन हो सकता है, प्रोपाइन हो सकता है, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, पहले मैं आपको जनरल टर्म लिख रहा हूँ उसकी। सपोज हमारे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर, ये क्या है आर, ये भी आपका आर और ये भी आपका आर। अब आप कहोगे कि आर क्या है, आर का सिंपल मतलब है कोई भी कार्बन हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। सिंपल हमने एक जनरल टर्म ले लिया आर। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे एक ही कार्बन लगाओ, या ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे CH2 CH3 CH2 CH2 एंड सो ऑन, पता नहीं कितने सारे लगे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं। सिंपल हमने आर ले लिया, जनरल फॉर्मूला हो गया। और जब मैं इसको क्या करूंगा, हाइड्रोजन दूंगा, H2 दूंगा विद द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है बहुत धीरे होती है। इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमें कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है। कैटलिस्ट क्या काम करता है, खुद रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, सिर्फ रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देगा। तो आपने हाइड्रोजन डाल दिया, तो अब क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में
कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे बनेगा? जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या थी, डबल बॉन्ड थी, अब वो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगी और एक एक बॉन्ड से क्या लग जाएंगे, आपके हाइड्रोजन लग जाएंगे और बाकी जैसे लगा हुआ था स्ट्रक्चर बाकी सब कुछ जू का तू रहेगा, उसमें कोई भी चेंज आपका नहीं आएगा। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो ये जो डबल बॉन्ड थी, ये डबल बॉन्ड टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में आप क्या याद रखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे आपका CH2, ये कौन है, ये है आपका प्रोपीन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा इसका कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो ये कौन है, ये है हमारा प्रोपीन। अब अगर इस प्रोपीन के अंदर मैं क्या डाल दूं, हाइड्रोजन डाल दूं इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, यानी कि निकल एक हमने कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पे यूज किया, तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगी और सिंगल बॉन्ड बन जाएगी और ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH3, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा आपका। सिर्फ ये जो डबल बॉन्ड थी ये डबल बॉन्ड टूट जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कुल मिला के हुआ क्या, हमारे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम था प्रोपीन और इस प्रोपीन को हमने कन्वर्ट कर दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि प्रोपेन में। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई आपकी, ये प्रोसेस हुई आपकी एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो ये आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन में याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी आपकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सिंपल मतलब होता है कि कार्बन कंपाउंड के अंदर किसी एक हाइड्रोजन को भगा के कोई दूसरा आ जाए, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक रिएक्शन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लगभग उसके ही जैसी है। कैसे होगा देखो ध्यान से, सपोज करते हैं कि मेरे पास एक मीथेन है यानी कि CH4 है। अगर मैं इस CH4 के अंदर क्या डाल देता हूँ, क्लोरीन डाल देता हूँ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी कि Hν, तो होगा क्या, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी CH4 को हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे बन जाएगा CH4, ठीक है ना, यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है और आपने क्या डाल दिया इसके अंदर, क्लोरीन डाल देंगे, Cl सिंगल बॉन्ड Cl इन द प्रेजेंस ऑफ Hν। तो अब क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखना, ये जो H है और जो ये Cl है ये दोनों तो आपस में मिल जाएंगे और ये क्लोरीन इसके पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CCl CH CH CH। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन। तो कुल मिला के हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, सिंपल एक जो हाइड्रोजन था वो चला गया और उसकी जगह कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। तो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी कौन से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो क्या होगा, सिंपल ये बन जाएगा आपका CH3Cl, क्या बन जाएगा CH3Cl और साथ में निकल जाएगा आपका HCl, क्या निकल जाएगा साथ में HCl, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये है आपका क्लोरोमीथेन। क्या है ये आपका, क्लोरोमीथेन। अगर मैं इसी प्रोसेस को दोबारा करा दूं CH3Cl, यही अब हमने ये ले लिया जो बना था और उसके अंदर फिर क्लोरीन डलवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ Hν, तो क्या होगा, अब फिर एक H भाग जाएगा और उसकी जगह भी Cl आ जाएगा। जैसे पहले एक H भागा था, एक Cl आ गया था, अब एक H और भाग जाएगा और दूसरा Cl आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl और इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका, डाइक्लोरोमीथेन। अगर मैं इसको फिर दोबारा से ले लूं यानी कि CH2Cl2 और इसके अंदर फिर क्लोरीन डलवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ Hν, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CHCl3 प्लस HCl और जो CHCl3 बना है इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, यानी कि 3 आ गए तो ट्राइक्लोरोमीथेन। और अगर मैं इसे फिर दोबारा ले लूं यानी कि CHCl3 के अंदर फिर Cl2 डलवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ Hν, तो ये क्या बनाएगा CCl4 प्लस HCl, तो ये बन जाएगा टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो ध्यान रखना, अगर एक बार कराओगे तो बनेगा आपका क्लोरोमीथेन, 2 बार कराओगे तो बनेगा डाइक्लोरोमीथेन, 3 बार कराओगे तो आपका बनेगा ट्राइक्लोरोमीथेन
और अगर 4 बार कराओगे तो बनेगा टेट्राक्लोरोइथेन। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सिंपल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम मीथेन के अंदर क्लोरीन की मात्रा के साथ, क्लोरीन काफ़ी मात्रा में हम रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारा मीथेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका टेट्राक्लोरोमीथेन में। तो ध्यान रखना आपको, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन भी आपकी क्लास 12th में फिर दोबारा से रिपीट होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इसलिए इस प्रोसेस को भी ध्यान रखना है। ये किसका एग्जाम्पल है, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। डन, यहाँ तक हो जाएगा सभी का। हमारे पास क्या है, अब हमारे पास कार्बन कंपाउंड के 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जिनका नाम है, एक का है इथेनॉल और एक का नाम है इथेनोइक एसिड। ये दोनों के दोनों कंपाउंड आपके सिलेबस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी से बनते हैं। 3-3 नंबर के क्वेश्चन की स्टडी बन जाती है इन्हीं 2 शब्दों के ऊपर। तो ये दोनों के दोनों आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। जितनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इनकी बताई जा रही है इनको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ इथेनॉल के बारे में। अब जरा ध्यान समझना, बहुत ही आसान है, बेहद आसान है, लेकिन आसान सिर्फ जब भी है जब इसको अच्छे समझा जाए तो इथेनॉल, अगर मैं बात करूँ इथेनॉल की, तो इस इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले इस इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। C2H5OH को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको कैसे, हम इसको लिख सकते हैं CH3CH2OH। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और तो कुल मिला के हमारे पास इथेनॉल है और उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है C2H5OH या फिर CH3CH2OH। तो ध्यान रखना ये इथेनॉल है। अगर बात करें सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये रखता है। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी इसके पास होती है कि इसका कोई भी कलर नहीं होता, ये एक कलरलेस लिक्विड है, यानी कि इसके पास कोई भी कलर नहीं होता। जैसे पानी होता है बिल्कुल ऐसा ही ये ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरी अगर बात करूं तो ये सॉल्यूबल होता है। क्या होता है, ये आपका सॉल्यूबल होता है। किसके अंदर घुल जाता है, इन वाटर, पानी के अंदर, और किसी भी प्रोपोर्शन में आप पानी के अंदर घोल दो घुल जाएगा। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि 10 ग्राम पानी में 2 ml चाहिए या 10 लीटर पानी में इतना चाहिए, कुछ नहीं। जितना आपकी इच्छा है, जितने पानी में आप जितना अल्कोहल घोलना चाहते हैं ये घुल जाता है, यानी कि सॉल्यूबल होता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना। तो ये 2 प्रॉपर्टी आपको इसकी फिजिकल याद रखनी है। अगर बात करें नेक्स्ट इसकी हम केमिकल की, देखो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर पहली केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो सीधा केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं क्या, कि जब भी आप H2SO4, जब भी आप क्या डालोगे, H2SO4 डालोगे या फिर कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालोगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा एजेंट जो किसी कंपाउंड का वाटर निकलवा दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ले लिया इथेनॉल, यानी कि CH3CH2OH। इथेनॉल के अंदर जब आपको एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालोगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब H2SO4 भी डाल सकते हो, और जरूरी नहीं है कि H2SO4 ही लो, आप और भी ले सकते हो Al2O3। Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो क्या करेगा, ये पानी निकाल देगा। अभी कैसे निकालेगा ध्यान समझना। इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना सकता हूं, ये रहा आपका ये स्ट्रक्चर किसका, इथेनॉल का। अब जब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो इसको पानी निकालना है। जब ये पानी निकालेगा तो पानी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर से, अब यहाँ से ये OH है, ये H है, ये OH और H दोनों रिएक्शन करेंगे और दोनों मिलके क्या निकल जाएगा, H + OH, यानी कि H2O निकल जाएगा। अब जब ये यहाँ से तो H भाग जाएगा और यहाँ से OH भाग जाएगा, तो फिर क्या होगा, इनकी एक एक बॉन्ड खाली हो जाएंगी, जिस वजह से क्या होगा, ये पहले सिंगल बॉन्ड थी इन दोनों के बीच में, लेकिन अब क्या बन जाएगी, अब बन जाएगी ये डबल बॉन्ड। तो कुल मिला के होगा क्या, कुल मिला के जो इथेनॉल आपने लिया, जब आप इसके अंदर H2SO4 डाल लोगे तो ये इथेनॉल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि इसने क्या निकाल दिया, वाटर निकाल दिया। तो सिंपल शब्दों में क्या हुआ, जब भी आप इथेनॉल लोगे तो इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से क्या निकल जाए, पानी का मॉलिक्यूल निकल चुका है। क्यों निकल चुका है पानी का मॉलिक्यूल, क्योंकि आपने किसका यूज किया, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। तो ये प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले याद रखनी कि जब भी कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप लोगे तो अल्कोहल में से पानी निकल जाएगा। तो सिंपल ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका इथीन, इसको बोलते हैं इथीन।
ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि जब भी आप कोई अल्कोहल लोगे, अल्कोहल का मतलब सिंपल शब्दों में बात करें, इथेनॉल आपने ले लिया और इसके अंदर आप कोई भी मेटल डलवा दोगे, जैसे कि सोडियम आपने डलवा दिया। क्या डलवा दिया आपने? सोडियम। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिंपल ये सोडियम इस H को हटाएगा और खुद जाके इसकी जगह बैठ जाएगा। तो क्या होगा? तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2ONA और इसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं सोडियम इथेऑक्साइड, यानी कि ये है आपका सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, तो इसका आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये कंपाउंड जनरली डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है कि सोडियम इथोक्साइड किसका नाम है। तो ये कब बनता है? जब आप अल्कोहल लोगे और अल्कोहल में यानी कि इथेनॉल ले लिया और इथेनॉल के अंदर आपने सोडियम मेटल डलवा दिया। सोडियम मेटल क्या होता है? हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है? ये आपने पढ़ रखा है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कि सोडियम जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से। तो वो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और खुद जाके बैठ जाएगा, तो बनेगा CH3CH2ONA और इसी को बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रिएक्शन आपकी थर्ड प्रॉपर्टी कहलाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपने कोई भी एक अल्कोहल लिया यानी कि CH3CH2OH लिया और इसके अंदर आपने क्या डलवा दिया? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डलवा दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन हो सकता है? मैंने अभी बताया आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सिंपल आपका कोई भी KMnO4 हो सकता है या फिर K2Cr2O7 हो सकता है। तो मैं यहाँ पे दोनों का नाम लिख रहा हूँ, KMnO4 भी ले सकते हो आप, और ज़रूरी नहीं है कि आप KMnO4 ही लो, आप K2Cr2O7 भी ले सकते हो और आप कोई और सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हो। और मैंने अभी केमिकल प्रॉपर्टी में आपको बताया है कि जब भी कोई कार्बन कंपाउंड के अंदर आप क्या करवा दोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डलवाओगे, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा। तो कुल मिला के जो इथेनॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH में कन्वर्ट होगा और साथ में निकल जाएगा वाटर, क्योंकि ये क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन कराता है। और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन को ऐड करवा देगा। तो कुल मिला के इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? इथेनोइक एसिड में। तो ये आपको क्या मिला? इथेनोइक एसिड मिल गया। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, आप फोर्थ प्रॉपर्टी में आपने लिया अल्कोहल यानी कि CH3CH2OH यानी कि आपने इथेनॉल ही लिया और इथेनॉल को आपने कंबस्ट करा दिया। किसको करा दिया आपने? कंबस्ट। कंबस्ट का मतलब आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जला दिया। जब आप उसको जला दोगे तो क्या देगा? मैंने अभी बताया, जब भी कोई कार्बन या कार्बन का कंपाउंड आप कंबस्ट कराओगे तो वो CO2 देगा, साथ ही साथ वाटर देगा और साथ ही साथ निकल जाएगी एनर्जी। तो कुल मिला के इथेनॉल को जब आप O2 की प्रेजेंस में बर्न कराओगे तो ये बनाएगा आपका CO2, साथ ही साथ वाटर, ठीक है ना, और साथ में निकल जाएगी आपकी एनर्जी। और जो आपकी एनर्जी मिलने वाली है वो किस चीज़ की होगी? वो होगी आपके ब्लू कलर की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कैसी फ्लेम देगा आपको? ब्लू फ्लेम देगा। तो ये चार प्रॉपर्टी आपको इथेनॉल की याद रखनी है। सबसे पहली आपका कौन सी हो जाएगी? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ हो जाएगी, दूसरा आपका सोडियम मेटल के साथ हो जाएगी, तीसरा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हो जाएगी और लास्ट आपका कंबशन रिएक्शन हो जाएगी इथेनॉल की। तो ये चार प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी है और दो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, तो ये आपको याद रखनी है। अगर बात करें इथेनॉल के यूज की, तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, आइए देखते हैं उसको। बात करें इसके यूजेस की, तो यूजेस में सबसे पहला ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है बियर और वाइन्स के अंदर, यानी कि सबसे पहले ये बियर और वाइन्स के अंदर यूज होता है, यानी कि सिंपल इसके अंदर आपका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये यूज होता है आपका कहाँ पे? एंटीसेप्टिक क्रीम्स के अंदर, यानी कि ये कहाँ यूज किया जाता है? आपका एंटीसेप्टिक क्रीम्स में, जैसे कि जो क्रीम्स आप चोट लगने पर लगाते हो तो उसके अंदर भी आपको इसकी मात्रा मिलती है। नेक्स्ट कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है कफ सिरप्स में। कहाँ यूज होता है? ये आपका कफ सिरप्स में यूज होता है, ठीक है ना। और कहाँ यूज होता है? ये आपका यूज होता है हाइपटॉनिक सॉल्यूशंस में। हाइपटॉनिक सॉल्यूशंस में मतलब सिंपल ये कहाँ यूज होता है? तो कफ सिरप में। जब खांसी वगैरह होती है, जो कफ सिरप हम लेते हैं उसके अंदर भी अल्कोहल होता है ताकि हम आराम से सो सकें और हमें आराम मिल सके। और कहाँ यूज होता है? हम हाइपटॉनिक में। सिंपल आप हाइपटॉनिक लिख सकते हैं, हाइपटॉनिक में यूज होता है। हाइपटॉनिक का मतलब जब हम किसी को बेहोश करते हैं, सर्जरी वगैरह करने से पहले या कुछ भी इस टाइप से जब इंजेक्शन लगाया जाता है, बेहोश किया जाता है, तो बेहोश करने में भी हम किसका यूज करते हैं? इसी का यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं हम इसको? ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल। अगर हम इथेनॉल को ले लें
विद वाटर, पानी के साथ। अगर हम किसको कर दें, इथेनॉल को पानी के साथ मिला दें तो ये क्या करेगा, ये पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देगा। क्या मतलब सिंपल है कि अगर आप पानी लो, अगर आप उस पानी को ठंडा करो तो पानी कितने डिग्री पे ठंडा हो जाता है, कितने डिग्री पे जम जाता है, वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे जम जाता है। लेकिन अगर आप उस पानी के अंदर अल्कोहल मिला दो और अगर उसको अब जमाने की कोशिश करो तो अब वो 0 डिग्री पे नहीं घटेगा, आप 0 डिग्री से कम टेम्परेचर करोगे जब कहीं जाके जमेगा। तो सिंपली कहाँ यूज करते हैं, ये कहाँ यूज करते हैं, जिन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ ठंडी रहती है, तो अब वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम जो कार हैं, आपकी जो बसेस हैं, उनके पेट्रोल उनके डीजल में इस तरह का सोल्यूशन मिला देते हैं, ताकि होता क्या है, ताकि वो पेट्रोल और डीजल क्या हो सके, या फिर वो जो इंजन है वो क्या हो सके, आपके ज़्यादा ठंडे होने की वजह से जम ना सके, जो फ्यूल है वो जमे ना। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है, अल्कोहल जब भी किसी पानी के साथ मिलाया जाएगा तो ये उस लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देगा। फॉर एग्जाम्पल वही कि पानी जो होता है 0 डिग्री पे क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर अल्कोहल मिला के उसे जमाने लगो तो अब वो 0 डिग्री पे नहीं होगा, 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा जब जाके फ्रीज होगा। तो सिंपल क्या होगा, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर क्या करता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है ना, इसी वजह से हम किसको क्या बोलते हैं, इसको हम एंटी फ्रीज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको, एंटी फ्रीज के नाम से भी। ठीक है ना, एंड नॉन एज इसको हम किस नाम से जानते हैं, एंटी फ्रीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या कहलाता है, एंटी फ्रीज भी कहलाता है। और ये कहाँ यूज करते हैं हम, ये जनरली हम यूज करते हैं कॉल्ड कंट्रीज के अंदर। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, यूज इन कॉल्ड कंट्रीज। कॉल्ड कंट्रीज में हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे हम कहाँ यूज़ कर लेते हैं, उन गाड़ी में जो भी फ्यूल्स डला हुआ है उन फ्यूल के साथ इसको यूज़ कर लेते हैं, ताकि हो क्या, ताकि वो जो फ्यूल है ठंड की वजह से जम ना सके, इंजन प्रॉपर तरीके से काम कर सके। क्योंकि वो क्या कर देगा, इथेनॉल उसके फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देगा, यानी कि जमने का जो उसका टेम्परेचर होगा वो और भी कम कर देगा, तो ज़्यादा ठंड पर भी वो काम कर सकता है। ये आप एक्सपेरिमेंटली करके भी देख सकते हो, चाहे आप घर पर देख लेना। आप नॉर्मल बर्फ़ लो, उसको जमा दो, वो जल्दी जम जाएगा। और आप उस बर्फ़ के अंदर थोड़ा सा अल्कोहल मिला दो और जब जमा दो, उस पानी के अंदर अल्कोहल मिला दो और उसे जब जमा दो तो वो अब जमेगा नहीं, फ्रिज के अंदर नहीं जमेगा। तो आप करके देख ले सकते हो वो क्या करेगा, क्योंकि उसके फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देगा। तो ये आपके कुछ यूजेस हैं किसके, इथेनॉल के। डन यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट कंपाउंड, इसका नाम है आपका इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की अगर बात करें तो इथेनोइक एसिड को हम एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम होता है आपका एसिटिक एसिड, यानी कि इसको हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है आपका CH3COOH, यानी कि ये इसका फार्मूला हुआ। और नाम है इसका इथेनोइक एसिड और दूसरा नाम है इसका एसिटिक एसिड। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैसा होता है, ये होता है सॉर इन टेस्ट, यानी कि खट्टा होता है टेस्ट में। ऐसा क्यों है, खट्टा क्यों है, क्योंकि ये क्या है, आपका एक एसिड है और जितने भी एसिड होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, आपका सॉर होते हैं टेस्ट में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये भी क्या है, आपका सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल है इन वाटर। ये भी आपका पानी के अंदर क्या है, सॉल्यूबल है, चाहे आप कितने भी प्रोपोर्शन में आप इसको डाल दो तो ये भी सॉल्यूबल है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी बेहद आसान है। क्या है, सबसे पहले अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो जब भी हमारा इथेनोइक एसिड किसी भी सोडियम कंपाउंड या सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा सिंपल आपका सोडियम का कंपाउंड। कैसे बनाएगा, देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CH3COOH और अब आप इसके अंदर क्या डलवा रहे हो, आप इसके अंदर Na यानी कि सोडियम डलवा दिया, तो क्या होगा, सोडियम वही काम करेगा, क्या, इस हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद जाके बैठ जाएगा। तो ये बनेगा आपका CH3COOH
Na, इस क्या नाम है इसका, सोडियम इथोनेट। तो ध्यान रखना ये आपका हो गया एक कंपाउंड। दूसरा अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी की तरह, इसी में क्या है, जैसे तो सोडियम के साथ रिएक्शन कराई है, अगर सोडियम की जगह कोई और कंपाउंड हो लेकिन हो सोडियम का, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया CH3COOH और इस बार डला दिया आपने Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम नहीं लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बनेगा अभी भी सोडियम इथोनेट ही। कैसे, अभी बनेगा हमारा CH3COONA, बस फर्क किस चीज का होगा, बाई प्रोडक्ट का, यानी कि इसके साथ जो बनेंगे उसका फर्क होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने CH3COOH के साथ Na करवाया तो ये CH3COONA बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब जब आप CH3COOH के साथ Na2CO3 कराओगे तो CH3COONA तो बनेगा, साथ में साथ आपका CO2 निकल जाएगा और साथ ही साथ आपका वाटर निकल जाएगा, यानी कि सोडियम इथोनेट तो बनना ही बनना है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगी। अगर आपने ले लिया फिर दोबारा से CH3COOH यानी कि दोबारा इथेनोइक एसिड लिया और इसके अंदर इस बार आपने डलवा दिया NaOH, वही है सोडियम का प्रोडक्ट है, तो सोडियम है, सोडियम का प्रोडक्ट तो बनेगा क्या, सोडियम इथेनॉल ही, तो यानी कि क्या बन जाएगा इस बार भी CH3COONA। तो ये क्या बन रहा है, हर बार वही बात है कि हर बार क्या बनेगा, सोडियम इथेनॉल ही बनेगा। कब, जब कोई भी सोडियम या सोडियम का कंपाउंड आप इथेनोइक एसिड के अंदर डालते हो, तो ये क्या बन रहा है, हर बार यही बन रहा है, क्या, सोडियम इथोनेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसके साथ क्या निकलेगा, इसके साथ निकल जाएगा आपका वाटर। तो सिंपल 3 रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई हैं, तीनों के तीनों सोडियम के साथ ही हो, तीनों में एक ही कंपाउंड बन रहा है, तो आपको ये तीनों प्रॉपर्टी एक साथ याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की, तो अगर आपने लिया है CH3COOH, CH3COOH में मैंने आपको एक बात अभी पहले, इससे पहले पढ़ाई थी क्या, कि जब भी हम कोई इथेनॉल लेंगे और उस इथेनॉल के अंदर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल लेंगे तो क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा। तो अगर मैं इस इथेनोइक एसिड के अंदर कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूं तो क्या बनना चाहिए, इथेनॉल बनना चाहिए। तो यानी कि उल्टा होना चाहिए। क्या, देखो कैसे, जब आपने किसी अल्कोहल के अंदर क्या डाला था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला था, तो क्या बना था, आपको मिला था कार्बोक्सिलिक एसिड, बना था ना अभी कार्बोक्सिलिक। और जब आप इस कार्बोक्सिलिक में क्या डाल दोगे, रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या बनना चाहिए, अल्कोहल बनना चाहिए। तो उसी का हमने यहाँ पे देखा क्या, कि जब हम किसी भी इथेनोइक एसिड के अंदर एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट में हमने यहाँ पे यूज किया LiAlH4, LiAlH4, ये क्या है, आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या काम करेगा, ये इस अल्कोहल को सबसे पहले इस कार्बोक्सिलिक को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में, यानी कि CH3CHO में, और फिर दोबारा जब आप इसका रिड्यूसिंग एजेंट करोगे यानी कि LiAlH4, तो ये अब किस में बन जाएगा, अब बन जाएगा अल्कोहल में, CH3CH2OH। बिल्कुल सेम वही काम हो रहा है, बस फर्क इतना है, पहले आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया था तो आपको पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड मिला था, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बना था। लेकिन आज अब आपने क्या काम कर लिया, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करेगा, पहले कार्बोक्सिलिक को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, फिर एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है, ये 2 प्रोसेस आपको याद रखनी है। क्या, दोबारा सुन लो, जब भी आप किसी अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल लोगे तो वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक, और जब आप किसी कार्बोक्सिलिक में रिड्यूसिंग एजेंट डाल लोगे तो वो बन जाएगा अल्कोहल, और बीच में कौन मिलेगा, बीच में मिलेगा एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड तो बीच में मिलना ही मिलना है। जब आप अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक जाओगे तो भी एल्डिहाइड मिलेगा, और जब आप कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल आओगे तो भी एल्डिहाइड मिलेगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिड्यूसिंग यानी कि रिडक्शन हो जाएगा। सिंपल कर लोगे इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं अब यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये पेपर में ना बने हो ही नहीं सकता। क्या है, जब भी हम किसी भी इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH के अंदर क्या डाल देंगे, इथेनॉल डाल देंगे। इथेनॉल का मतलब हमने डाल दिया CH3CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 क्या है, मैंने अभी बताया था, H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, पानी निकालता है। अब इसके पानी निकालने का तरीका देखो क्या है। आपने क्या लिया हुआ है, CH3COOH, ध्यान से समझना, CH3COOH, और साथ में कौन है, साथ में है CH3CH2OH, यानी कि CH3CH2OH। मैं क्या काम कर रहा हूँ, CH3CH2OH को थोड़ा सा घुमा के लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ, कुछ इस तरह से लिख दिया, OH
CH2 CH3, कुछ नहीं करा, सिर्फ उल्टा करके लिख दिया, यानी कि CH3 CH2 OH को उल्टा करके लिख दिया। बात तो एक ही है। अब क्या होगा, अब इसका तो H और इसका OH आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, यानी कि कार्बोक्सिलिक वाले का तो H और अल्कोहल वाले का OH, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। और जब पानी बना देंगे तो बचा हुआ क्या होगा, अब देखो ध्यान से, ये क्या है, CH3COO, और अब ये H तो भाग गया तो ये जुड़ जाएगा कौन, CH2CH3। तो ये जो बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ईस्टर। क्या है ये आपका, ईस्टर्स। तो क्या होगा, कुल मिलाकर जब CH3COOH प्लस CH3CH2OH, यानी कि जब इथेनोइक एसिड के अंदर इथेनॉल डाल दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो पानी निकलने वाला है। पानी आपका ये चला गया, लेकिन साथ में क्या बन रहा है, साथ में बन रहा है आपका ईस्टर, यानी कि CH3COO CH2CH3। ये कौन है, ये है आपका ईस्टर। क्या है ये आपका ईस्टर। और इस ईस्टर का नाम क्या है, अब देखो कैसे नाम करोगे। CH3COO, जब भी CH3COO होगा तो इसको बोलते हैं इथेनोट। क्या बोलते हैं इसको, इथेनोट। जैसे आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, CH3COO को हमने क्या बोला, इथेनोट बोला, और आगे क्या लगा हुआ, सोडियम, तो सोडियम इथेनोट इसका नाम हो गया। तो कुल मिला के इतना पता चला कि CH3COO को हम क्या बोल सकते हैं, इथेनोट बोल सकते हैं। तो इतना पार्ट तो क्या हो गया, इथेनोट हो गया। अब आगे कौन लगा हुआ है, दो कार्बन, यानी कि दो कार्बन का नाम मैथ एथ। तो अब क्या करेंगे, एथ की हम इथेन लिखते हैं, लेकिन इथेन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे इथाइल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इथाइल। 3 लगे होंगे तो प्रोपाइल, 4 लगे होंगे तो ब्यूटाइल, 5 लगे होंगे तो पेंटाइल, जितने भी लगेंगे उसके हिसाब से देख लेंगे। तो अब यहाँ पे कितने लगे हुए हैं, 2। तो क्या हो गया, इथाइल, और साथ में क्या है, इथेनोट। तो क्या हो गया, इथाइल इथेनोट। क्या नाम है इसका, इथाइल इथेनोट। तो ये ईस्टर जो बना इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया इथाइल इथेनोट। ठीक है, तो इथाइल इथेनॉट आपका ये कंपाउंड बनेगा, और ये क्या है आपका ईस्टर है। और ईस्टर्स के अंदर बहुत ही अच्छी स्मेल होती है ईस्टर की, यानी कि जो इसकी स्मेल होती है वो बहुत बढ़िया होती है, जिस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं परफ्यूम्स में और सेंट्स वगैरह में। जितने भी आप ड्यू लगाते हो, जितने भी आप अपने परफ्यूम वगैरह लगाते हो, उन सब के अंदर क्या मिलता है, यही मिलता है, ईस्टर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, क्या बनाइए आपका ईस्टर। और इस प्रोसेस को, जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपके सामने हो रही है, इस प्रोसेस का एक नाम है, और इस प्रोसेस का नाम है आपका ईस्टरिफिकेशन। क्या नाम है इसका, ईस्टरिफिकेशन। और ये ईस्टरिफिकेशन इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ध्यान रखना, ईस्टरिफिकेशन में क्या होता है, सिंपल शब्दों में ईस्टरिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम इथेनोइक एसिड के साथ इथेनॉल को डलवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि H2SO4। तो होगा क्या, तो बनता है ईस्टर और साथ में निकल जाता है पानी, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। और ये ईस्टर जो बन रहा है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होने की वजह से हम इसको परफ्यूम्स वगैरह में यूज कर लेते हैं। ठीक है, डन यहाँ तक। नेक्स्ट अब हम बस लास्ट इसका पोर्शन बचा हुआ, दैट इज इसके यूजेस। तो इसके ऊपर एक यूज देख लेते हैं कि हम इस इथेनोइक एसिड का कहाँ यूज करते हैं। तो पहले यूज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ये कहाँ यूज होता है, ये सिंपल सिरके के अंदर यूज होता है, कि सिरका जो है वो यही कहलाता है इथेनोइक एसिड, यानी कि सिरके के अंदर क्या होता है, ये यूज होता है, यानी कि विनेगर के अंदर यूज होता है। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, यूज इन विनेगर, यानी कि ये कहाँ यूज किया जाता है, आपका विनेगर में यूज किया जाता है। और कहाँ यूज करते हैं, व्हाइट पेंट बनाने में हम इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं, बस आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि व्हाइट पेंट बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आप इसमें याद रख सकते हो। कहाँ, यूज इन व्हाइट पेंट्स, जो व्हाइट पेंट बनते हैं आप इसके अंदर भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहाँ होता है, अगर हम दूध के अंदर क्या डाल दें, ये इथेनोइक एसिड डाल दें, तो क्या होगा, दूध का जितना भी प्रोटीन होगा वो सारा का सारा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी दूध के अंदर इस विनेगर को डाल दें, यानी कि सॉरी इस इथेनोइक एसिड को डाल दें, तो उसका जितना भी प्रोटीन है वो सारा का सारा एक जगह क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोटीन्स को कोगुलेट यानी कि इकट्ठा कराने में भी हम इसका यूज कर लेते हैं। तो क्या होता है इसके अंदर, यूज इन कोगुलेशन। कोगुलेशन किसका, कोगुलेशन, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स,
किसके अंदर? प्रोटीन्स इन मिल्क, यानी कि दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको एक जगह इकट्ठा कराने में भी हम किसका यूज़ कर लेते हैं? इस इथेनोइक एसिड का यूज़ कर लेते हैं। और अभी अभी हमने देखा ये एक प्रोसेस करता है कौन सी? ईस्टरिफिकेशन, जिस वजह से ईस्टर बनता है। और उस ईस्टर का स्मेल बहुत अच्छी होने की वजह से हम कहाँ यूज़ करते हैं? परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं। तो हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये कहाँ यूज़ होता है? यूज़ इन प्रोडक्शन। कहाँ? किसके प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन ऑफ ईस्टर, यानी कि ईस्टर बनाने में यूज़ होता है। विच फर्दर यूज़, जिसको हम फिर यूज़ कर लेते हैं, विच फर्दर यूज़ कहाँ पे? इन परफ्यूम्स, विच फर्दर यूज़ इन परफ्यूम्स। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्वीट स्मेल। किसकी वजह से? उसकी बहुत बढ़िया स्मेल होने की वजह से। तो सिंपल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हम इथेनोइक एसिड का किस में यूज़ करते हैं? ईस्टर्स बनाने में यूज़ करते हैं। और ईस्टर की के एक पास प्रॉपर्टी होती है कि उसकी बहुत अच्छी स्मेल होने की वजह से हम उसको परफ्यूम्स बनाने में यूज़ कर लेते हैं। तो ये चार यूज़ आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं जिनको आपको याद रखना है इथेनोइक एसिड के यूजेस के अंदर। डन यहाँ तक? तो ये थी हमारे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, इथेनॉल और इथेनोइक की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू। जय हिंद।